Good morning to all of you. Good morning. स्क्रीन दिख रहा है बेटा आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा? क्लियर हो रहा है? स्क्रीन आपके सामने है? ओके, कहाँ तक आए थे? कुछ याद आ रहा है आपको? कल की तासिका में क्या क्या हुआ था? एक रचनाकार, साहित्यकार, अभिनेता के कार्य में उनके व्यक्तित्व की छवि अनायास से उभर कर आती है। साहित्यकार अपनी रचनाओं में विचार, कल्पना और वास्तविक सामाजिक जीवन को रेखांकित करते हैं। उनके साहित्य पर लेखक के व्यक्तित्व और आसपास के परिवेश का प्रभाव होता है। साधारणतः व्यक्तित्व का अर्थ होता है वे विषय गुण जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की स्पष्ट और स्वतंत्र सत्ता सूचित होती है। यहाँ तक हम लोग आए थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दोस्तों की जो अपनी खासियत लेकर आता है। उसकी अपनी एक विशेषता होती है, उसकी बातचीत का एक अनोखा ढंग होता है और वही अनोखा ढंग उस व्यक्ति को अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करवा देता है। और यही तो है कि जब सर्वसाधारण तौर पर व्यक्तित्व के अर्थ को परिभाषित करते हुए शंकर पुणतांबेकर जी क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्तित्व का सीधा सा अर्थ क्या होता है। तो व्यक्तित्व का सीधा सा अर्थ यह होता है कि वे विषय गुण होते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की स्पष्ट और स्वतंत्र सत्ता सूचित होती हो। व्यक्ति और कृतित्व यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई भी रचना ले लीजिए, किसी भी प्रकार की रचना हो, वह व्यक्ति और उस कृतित्व के बारे में एक दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं और व्यक्ति और कृतित्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार हमने इसके पूर्व भी आपको बताया है कि डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी का एक व्यंग रचनात्मक पाठ एक गोप कक्ष के माध्यम से विलोल और श्री कृष्ण के दर्शन को वहां पर प्राप्त किया। लेकिन अधिकतर वह एक दूसरे को मतलब कभी न कभी श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से वो प्रभावित हो जाते हैं। तो शंकर पुणतांबेकर जी को ऐसा लगता है कि मेरा व्यक्तित्व और कोई न होकर केवल श्री कृष्ण ही है। और इन दोनों के माध्यम से मतलब व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से जो कृतियां और रचनाएं निर्मित होती है वह समाज की दिशाओं को सुनिश्चित और मार्गदर्शक सिद्ध होती है। यही तो बात है कि अब तक के बताए हुए सभी साहित्य के माध्यम से साहित्य मूलतः क्या है? क्या आप लोग साहित्य की परिभाषा से परिभाषित हो सकते हो बेटा? साहित्य क्या कहलाएगा? साहित्य किसे कहेंगे? किसे कहा जाता है साहित्य? उजाला, कविता, वैशाली, पल्लवी, विद्या,
डू यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा? हम डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उनके व्यक्तित्व के बारे में यदि चर्चा करनी है तो उनके कृतित्व को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, समाज को पढ़ना पड़ेगा, समाज के साथ साथ साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा आपसे सवाल यह है कि क्या आप साहित्य की परिभाषा को जानते हैं? नहीं मैम। ठीक है, साहित्य क्या कहलाता है? देखिए, धन हित बराबर मिलता है शब्द धन हित, साहित्य, है ना। अब धन हित का मतलब क्या होता है? ऐसा समाज का हित जिसमें समाहित होता है, उस रचना को हम साहित्य कहते हैं। या यदि हम उसकी परिभाषा करना चाहें तो युगों युगों से प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान जब परिबद्ध किया जाता है, लिपिबद्ध किया जाता है, तो उस लिपिबद्ध ज्ञान को ही साहित्य कहा जाता है। युगों युगों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान जब लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे हम साहित्य कहते हैं। अब देखिए, उस साहित्य को परिमार्जित करने वाला साहित्यकार कैसा होगा? वो अनोखा होगा। उसकी जो कृतियां होगी, जो समाज के हित के लिए लिखी जाती होगी, वो निश्चित ही तौर पर पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक कहलाती है ना। क्लियर हो रहा है कि समाज सधन हित से तात्पर्य है ऐसी रचनाएं हो कि जिस रचनाओं में पूरी तरीके से समाज का हित समाहित होता है, उसे हम साहित्य कहते हैं। और वो रचनाएं वो साहित्यकार के व्यक्तित्व को लेकर, उसके व्यक्तित्व को और उसके कृतित्व को अब हम लोगों को क्या करना है? उसका अवलोकन करना आवश्यक हो जाता है। किसी भी प्रकार का साहित्यकार हो, जब तक हम उस साहित्यकार के व्यक्तित्व को और कृतित्व का अवलोकन नहीं करते, सिंहावलोकन नहीं करते हैं, तब तक हमें उस व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में पता नहीं चलता। अब चलते हैं दोस्तों कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था। एक व्यंग्यकार के रूप में डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी का जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी के शब्दों में, अब उन्होंने अपने ही शब्दों में क्या कहा, देखिए, दो तिथियां होती है जन्म की। एक तो वो तिथि होती है जैसे मानते हुए चलिएगा कि आज घट स्थापना है। सर्वप्रथम तो मेरे प्यारे सहेलियों को घट स्थापना की, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत अच्छा आपका आपको ये मैम। वर्ष हो जाए। आपको भी मैम। धन्यवाद बेटा। देखिए, अब जब नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो हो सकता है कि किसी की जन्म तिथि नवरात्रि की हो, घट स्थापने के दिन उसका जन्म हुआ हो, और हो सकता है किसी 10 तारीख को उनका जन्म हुआ हो लेकिन वो मना रहा है उस तिथि को घट स्थापना के दिन में। ऐसे 2 तिथियां हो सकती है, किसी की भी एक इंसिडेंट हो सकता है। ओके, ठीक वही इंसिडेंट डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी के साथ भी हुआ। अब कैसे हुआ? तो डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी अपने ही जन्म के संदर्भ में अपने ही शब्दों में क्या अभिव्यक्त करते हैं, सुनिएगा। मेरा जन्म 8 जनवरी 1923 को हुआ। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है, डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1923 को हुआ। मेरी जन्म तिथि 26 मई 1925 भी प्रचलित है। देखिएगा, यदि हम चले जाते बेटा पुराने जमाने के लोगों के पास, तो यह वो जमाना था 1923 का, कि उस जमाने में बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा, मतलब वो ज्यादातर पर प्राप्त हुआ करते थे। बच्चों की जो संख्या थी तादाद में अब की तुलना में उस समय में ज्यादा थी। और एजुकेशन सिस्टम भी इतना गहराई वाला नहीं था। मतलब जैसे कि इतने साल का ही बच्चा होना चाहिए तभी उसका एडमिशन हो सकता है, वैसा नहीं था। और उस समय में जो पेरेंट्स थे, मतलब जो माता पिता हुआ करते थे, वो इतने जागरूक भी नहीं हुआ करते थे, है ना। मतलब उन्होंने ये 2 तिथियां क्यों बताए? इसलिए बताई ताकि जन्म के संदर्भ में कई किंवदंतियां हम कबीरदास जी के संदर्भ में सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किंवदंती नहीं है। लेकिन जो प्राचीन युग की बात कर रहे हैं, इनके पिताजी की बात कर डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी की, तो उनके पिताजी का समय कुछ ऐसा था कि उस पिताजी के समय में शायद हो सकता है, क्योंकि अब हमें कंफर्म नहीं है, केवल अनुमान लगा सकते हैं हम,
देखिएगा क्या रियलिटी है, ये शायद हमें आगे जाने में जैसे जैसे हम आगे पहुंचेंगे वैसे पता चल सकता है, लेकिन जहां तक एक आम बात है कि बच्चों को पढ़ाई में अग्रसर करने के लिए उन बच्चों को बड़ा दिखाकर उनको स्कूल में भेजा जाया करता था। तो हो सकता है कि उनके माता पिता ने इस प्रकार का उत्तरदायित्व निभाया हो, जिस कारण शंकर पूर्णतांबेकर जी के शब्द इस प्रकार से उच्चारित हुए, क्योंकि ये तो शब्द है, ये तो न तो हमारे पॉकेट के हैं न तो आपके। ये जो लिखा हुआ है ये डॉक्टर शंकर पूर्णतांबेकर जी ने अपने शब्दों में कहा है, और आज हम उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि आज इस धरातल पर वो अपने स्थूल शरीर के रूप में विद्यमान नहीं है, सूक्ष्म शरीर उनका है। साहित्य के माध्यम से आज भी वो जीवित है, प्रणाम है उनको। लेकिन दोस्तों जब वो जीवित थे तब ये सिलेबस यदि उस समय में चलता तो शायद हम उनसे बात कर पाते, लेकिन आज ऐसी कंडीशंस नहीं है। सो कॉल्ड जो है उस पर हमें भरोसा करना होगा। तो मेरा जन्म, मेरा नहीं है, डॉक्टर शंकर पूर्णतांबेकर जी का, तो मेरा जन्म 8 जनवरी 1923 को हुआ। मेरी जयंती थी 26 मई 1925 भी प्रचलित है। 2 सालों का डिस्टेंस यहाँ पर। प्रमाण दोनों के भी नहीं है, मतलब दोनों के भी प्रमाण नहीं है। प्रमाण पत्र मिलता है ना, बर्थ डेट मिलती है और जन्म का प्रमाण पत्र मिलता है, और उस जन्म के प्रमाण पत्र के आधार पर ये प्रमाण होता है कि ठोस आधार होता है कि नहीं मेरी जन्म तिथि कंफर्मली ये है। लेकिन उन दोनों के भी प्रमाण उनके पास मौजूद है। यही तो बात हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हॉस्पिटल के सिस्टम है, आज इस प्रकार से हम लोग जैसे जन्म होता है बच्चे का तो तुरंत हमें वहां पर दाखिला देना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है कि बच्चा कितने बजे हुआ, किस दिन हुआ, किस तारीख को हुआ, सारी चीजें आज हमारे पास मौजूद है। लेकिन 1923 की बात करते हैं या उसके बाद भी, उसके पश्चात भी उस उन लोगों में, या हम कह सकते कि जागरूकता नहीं थी या इस प्रकार की सुविधाएं उस वहां पर नहीं थी, जिस कारण इन बच्चों के प्रमाण पत्र हम लोगों को अवेलेबल नहीं होते थे। मतलब पता नहीं हमारे पास होने के बावजूद भी लोग सही का झूठ और झूठ का सही बता देते हैं, और क्या है वास्तव में जानने का प्रयास ही नहीं कर पाते, है ना। तो यहाँ डॉक्टर शंकर पूर्णतांबेकर जी ने क्लियर करवा दिया कि दोनों के भी प्रमाण मेरे पास नहीं है। मतलब 8 जनवरी 1923 की यदि बात करते हैं तो, और 26 मई 1925 की बात करते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट की बात उन्होंने क्लियर करवा दी कि दोनों के प्रमाण भी मेरे पास नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। आपकी आज्ञा है आगे जाने की? जी मैम। ओके। पूर्णतांबेकर जी ने अपनी आत्मकथा, देखिएगा कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मकथा के बारे में, अपनी जीवनी के बारे में, खुद के बारे में कब कह सकता है? जब उसकी आत्मकथा वो लिख रहा हो या उसकी जीवनी वो लिख रहा हो, है ना। अब उन्होंने अपनी आत्मकथा बिखरे पन्ने में जन्म स्थान के संबंध में क्या कहा? जन्म तिथि आपको क्लियर हो गई, क्लीन एंड क्लियर, उसके बारे में कोई दोहरा ही नहीं है। 2 जन्म तिथियां उन्होंने बताई, एक 8 जनवरी 1923 की और 26 मई 1925 की। दोनों को भी आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे मानते हुए चलिएगा डॉक्टर शंकर पूर्णतांबेकर जी का जन्म इस तिथि को हुआ, और ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे 8 जनवरी 1923। उसके पश्चात 3 ऑप्शंस आपके गलत हो सकते हैं। हो सकता है आपको कि कंबाइन करके दे 8 जनवरी 1923 और 26 मई 1925, यह एक ऑप्शन होगा। 3 ऑप्शंस आपके गलत हो सकते। 3 ऑप्शंस में आपको कितने होंगे फिर? 1 2 3 4 5 6, मतलब इस प्रकार के ऑप्शंस आपको, 2 ऑप्शंस आपके गलत होंगे और एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है। 8 जनवरी 1923 और 26 मई 1925, इन दोनों के डिस्टेंस को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते, जन्म तिथि क्लियर हो गई हो तो हम लोग अब चलते हैं उनके जन्म स्थान के संदर्भ में। मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश के जिला गुना का एक देहात कुंभराज है, जो तहसील चाचौड़ा के अंतर्गत है। मध्य रेलवे के बिना कोटा ब्रांच लाइन पर एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, रुठियाए, जो आगर बंबई महामार्ग पर है। बिना दिल्ली बंबई मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर झांसी के बाद जंक्शन का स्टेशन, जहां से सागर कटनी की ब्रांच लाइन है।
रुठियाई से बंबई की ओर जाने वाला महामार्ग पकड़ा तो कोई 15 किलोमीटर के बाद पार्वती नदी पड़ती है। पार्वती नदी पार करने पर 3-4 किलोमीटर पर खटक्या नाम की चौकी है। इस चौकी के पश्चिम की ओर 4-5 किलोमीटर अंदर अंदर जाने पर हम कुंभराज पहुंच जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमें कहाँ जाना है? मध्य प्रदेश के जिला गुना के एक देहाती गांव में, है ना, ऐसा ग्रामीण आंचल, उस ग्रामीण आंचल में हमें पहुंचना है जिसका नाम है कुंभराज। ध्यान में रखना है आपको, किसी को भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 71 प्रश्न मंजूषा में केवल 2 बच्चों, जोरदार तालियां होनी चाहिए 2 बच्चों के लिए, वैशाली और उजाला, केवल 2 ही बच्चों ने उसे सॉल्व करने का प्रयास किया है। यही है ना 2? या और किसी ने किया है? गूगल क्लासरूम पर कितने बच्चों ने डाला हुआ है, प्लीज बताइएगा। मैम उजाला और वैशाली ने। हाँ, और आप लोगों ने क्यों नहीं डाला बेटा? कुछ प्रॉब्लम है आपको? और भाषा का विकास में तो किसी का भी नहीं है। आज डलवा दूंगी मैं विद्या। मेरा दोनों सब्जेक्ट का है मैम, लेकिन सेंड नहीं किया अभी तक। क्यों सेंड नहीं किया बेटा? किस खुशी में सेंड नहीं किया? नवरात्रि के पर्व का इंतजार कर रहे थे? अच्छा। मैम मुझे पीडीएफ बनानी नहीं आती इसीलिए। अच्छा, अरे बेटा तो सीख लेना है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें है ना, तो अपने आस पड़ोस के गली मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं ना उनसे सीखिएगा। वो हमसे बहुत शातिर हैं, बहुत ज्यादा दिमाग रहता है उनका, है ना। तो आप उनको पकड़िएगा और उनसे कर लीजिएगा। देखिए जैसे प्रश्नों का प्रारूप हमने हिंदी भाषा के विकास में किया, यात्रा साहित्य में भी किया। तो यात्रा साहित्य में मात्र 2 बच्चों ने डाला हुआ है, अभी तक भी हमारे पास नहीं आया। देखिए ये सारी चर्चा हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी गूगल क्लासरूम पर जो भी जितने भी अपने हिंदी विभाग के जितने लेक्चरर्स हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं बेटा, ये इसमें हम लोगों की भलाई है क्या? मुझे बताइए। हम लोगों का उदात्त दृष्टिकोण ये है बेटा कि आपके दिल और दिमाग में जितने भी प्रश्न उभर कर आते, यदि वो नहीं, आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, उसे सॉल्व नहीं कर पाए, तो कम से कम आप हमें डिस्कस करोगे कि सर या मैम हमें इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है, आप लोगों की जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता। मुझे नहीं पता आप लोग कौन सा आटा खाते हो यार, कितनी मतलब क्या करते हो, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या आपको भाषा, हिंदी भाषा के विकास के सभी प्रश्न आ गए? क्या किसी भी प्रश्न पर आपकी गाड़ी रुकी नहीं? रुकी मैडम गाड़ी। गाड़ी रुकी तो फिर आपने एक दूसरे को सवाल किया कि विद्या मेरा ये सवाल अटक रहा है, आपने क्या लिखा मुझे बताओ। जी ग्रुप डिस्कशन किया आप लोगों ने? जी मैम किया। वेरी, मैम किया था। चलिए बहुत अच्छा लगा। दोस्तों और एक चीज आपसे शेयर करना चाहते हैं, यदि आपकी परमिशन हो तो। पहली परमिशन आपसे ली थी सेमिनार की, लेकिन अभी तक भी सेमिनार का एक भी प्रारूप मेरे सामने नहीं आया है कि जी मैडम हम, आपने तो हाँ कह दी थी उस समय में कि हाँ मैम हम लोग तैयार करेंगे। देखिए बेटा, हम कहे कि आज के जूनियर या सीनियर केजी के जो बच्चे हैं, आपको यदि मैं पर्सनली आपके ग्रुप पर न डालूं, लेकिन आपके पर्सनली कांटेक्ट नंबर पर यदि हम डालें, तो आज के छोटे छोटे बच्चे कैसे यूट्यूब पर आते हैं और कहते हैं चलो आओ हमारे फार्म हाउस में, हम आपको हमारा ब्लॉग दिखाते हैं। देखिए छोटे बच्चों से मैं क्या लेना है बेटा, वो लोग यूट्यूब पर जा रहे हैं, वो लोग फेमस हो रहे हैं, और हम लोग अपने ही मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको आगे ले जाने का मेरा प्रयास है। देखिए बिल्कुल क्लियर है बेटा कि आप लोगों की उन्नति चाहते हैं, मुझे आपको आगे ले जाना है, बस ये मेरी मनोकामना है। चाहे आप मुझे भला कहो बुरा कहो, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पर जा रहे हैं, तो मेरी ये बच्चियां क्यों नहीं जा पा रही है? क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया है आप सभी को कि आप लोग जुड़ नहीं पाते हो, या आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आप लोग डिस्कस करते रहिए, है ना। और मुझे लगता है बेटा कि अब सिलेबस ओवरऑल हमारा समाप्त होने की दिशा में है। आपको भी क्लियर नजर आता होगा कि मतलब दूसरे लेक्चर्स की तुलना में हमारा जो सिलेबस है वो आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इस पर, आपकी क्या राय है? क्या हम गलत है कि सभी विषयों का ऐसे ही चल रहा है?
नो मैम, हमारा आगे चल रहा है। ओके तो बेटा मेरी यह ख्वाहिश है कि आप लोग सेमिनार के एक एक पॉइंट को जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और भाषा की परिभाषाओं के मेरे बच्चे भूल गए। हो सकता है आगे बढ़ने के साथ साथ हम पीछे के हिस्से को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दें। हो भी तो सकता है ना ऐसा, इस बात को तो एक्सेप्ट करते हो। ह्यूमन एरर हो सकता है बेटा, मानवीय प्रवृत्ति भूलने की, और उस भूलने की प्रवृत्ति से इनकार कोई नहीं कर सकता। क्लियर हो गए ना, समझ में आया ना आपको? तो ये हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से यदि सभी ने एक एक पॉइंट ले लिया, 10 बच्चे होते तो 10 बच्चों ने कम से कम एक एक पॉइंट भी ले लिया बेटा, और एक एक पॉइंट की बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी। पीपीटी निकाली ना होती पीपीटी ठीक है, आपसे नहीं बनता है, आपको जो पीडीएफ हमने भिजवाई है आपके ग्रुप की उसकी स्क्रीन को आप शेयर कीजिए, अपने ही भीतर शेयर कीजिए पहले, है ना, और आप उसे पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। बस 45 मिनट की एक जूम, भले आप उस पर स्क्रीन पर सामने भी मत आइए, बस आप बता दीजिए हिंदी भाषा के विकास के साथ हम इस फलाना फलाना टॉपिक पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इतना बता दीजिए। आपका नाम बताइएगा, मैं विद्या पाटिल हूँ और डॉक्टर रूपाली चौधरी के मार्गदर्शन में हम इस आज के सेमिनार को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बस इतना बताइए और आप आपके पॉइंट को स्टार्ट कर दीजिए। भले आप आपके जैसे आज हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं ना, हाँ आप हमें देख रहे हो, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, तो ऐसा कैमरा ऑन भी नहीं किया। यदि आपको लगता है कि नहीं मैम हम कैमरा के सामने, होता है बेटा डर लगता है, डर लगना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि न तो इस सिस्टम के सामने अब हम आते थे न तो आप लोग आते थे, कैमरा के सामने जाने में डर लगता था। लेकिन अब देखिएगा, अब उस डर को आपके दिल से कैसे निकालना है, क्योंकि पता नहीं ना आगे की जो फैसिलिटी होगी, जो आगे की आपकी जो भी एग्जाम होगी वो हो सकता है कि ऐसे हो जाए, आपको रूबरू कर दिया जाए कैमरा के सामने और आपको कहलवा दिया जाए कि चलो आप आपका कैमरा ऑन कर दीजिए। तो स्टार्टिंग मोड पर आप कम से कम ऐसे तो तैयारी कर सकते हैं। और जब आप अपनी तैयारी खुद करना शुरू करोगे बेटा, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपका सिलेबस भी आपके नजर के सामने, आप राइटिंग के सामने, आपके कानों के नीचे ये सारी बातें चली जाएगी। तो कम से कम इस बहाने ही क्यों ना हो हम एक एक पॉइंट की स्टडी कर पाएंगे। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? जी मैम, कब देना होगा सेमिनार? जब आपकी इच्छा हो। एक तिथि तय कर लीजिए कि इस तिथि से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूसली सेमिनार का वो प्रारूप रहेगा जिसमें आपको अपने आप को ढालना होगा एक एक पॉइंट को लेकर। और यदि ऐसा लगता है कि नहीं मैम ये हमारा जो सिलेबस है उसे भी हमें पढ़ाना है, हमारे लेक्चर्स के रूप में हम नहीं देना चाहते, तो आपको ऐसा लगता है बेटा तो हम कोई अलग सा टाइम रखवाएंगे आपकी इच्छा के अनुरूप। जो भी आपको समय मिलता है, 4 बजे 5 बजे शाम को, जब आपके पास आपका मोबाइल ऑन रहता है उस समय में, रात को ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, बट इसके लिए आपकी परमिशन होना नितांत आवश्यक है। आपको ये राय कैसी लगी बेटा, मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ऐसे सेमिनार का प्रारूप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मैम। उससे क्या, उससे बेनिफिट्स मेरा है क्या, मुझे बताइए, मुझे कुछ मिलने वाला है? आप यदि सेमिनार दोगे तो क्या हमारी सैलरी बढ़ जाएगी? नो मैम। नहीं मैम। फिर फायदा किसका है? हमारा। बेटा देखिए हम आपको उस कोटि तक लाना चाहते हैं, ये कहने में भी डर लगता है यहाँ पर, क्योंकि ये सीधा यूट्यूब पर चला जाता है ना। तो बस हमें आपको टॉपर बनाना है, यूनिवर्सिटी टॉपर बनाना है, और यूनिवर्सिटी टॉपर में क्या क्या लगता है, कौन कौन सी प्रविधियां लगती हैं, उनसे थोड़ा वाकिफ करवाएंगे एक एक चीज से। तो सर्वप्रथम आपकी एक टेस्ट ली गई है,
उस टेस्ट को आप बहुत अच्छे से फील कर चुके होंगे। शुभकामनाएं आपको हमने दी थी। शायद आज आप हमने, मुझे लगता है कि दोनों का रिजल्ट भी दे दिया है। रिजल्ट आ गया है बेटा, दोनों का लगभग सेम। ये यात्रा साहित्य में आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया, इन दोनों ने बहुत अच्छे से लिखा है ना। तो बस टिक मार करना है बेटा आपको, और कुछ नहीं करना था। और वो आज यदि आप लोग डालते हैं तो आपको उसका भी मिल जाएगा निश्चित ही तौर पर। लेकिन आपका सेमिनार देना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मुझे लगता है बेटा। आगे आपकी मर्जी, आप लोग एक कॉल कर दीजिएगा ग्रुप डिस्कशन करते हुए कि जी मैम हम लोग तैयार है या नहीं है, जैसे आपकी जो भी प्रविधि होगी, जो भी आप लोग सोचते होंगे। देखिए मैंने तो मेरा प्रपोजल आपके सामने रख दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको दिए गए प्रपोजल को आप लोग स्वीकृति करें ही। आपकी क्या आशा है, आपको आपकी क्या इच्छा, आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए, जैसे आप चाहो। देखिए बोलते जाइए बेटा, बोलते जाइए। आपकी यदि इच्छा है तो इसे ये जो अपना आज का लेक्चर है उसे नहीं डालेंगे यूट्यूब पर। आपको क्या लगता है कि सेमिनार देना है या नहीं देना है? सेमिनार की प्रविधि से क्या आप लोग सहमत हो या नहीं हो? विद्या जुड़ी है, उजाला जुड़ी है, कविता जुड़ी है, मंगला जुड़ी है, लेकिन पता नहीं आप लोग बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। इतनी बेटा आपका दिल नहीं मांग रहे हैं, आपको नहीं लेकर आ रहे घर पर, बस आपको सेमिनार का प्रपोजल रखा हुआ है, आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते रहिएगा। आपको लगता है कि हाँ एस तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश आप लोगों की यही होगी बेटा कि जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं एक दूसरे को, जब तक हम एक दूसरे के साथ उस पॉइंट को शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो पॉइंट हमारी समझ में आया यह हम मानते हुए चलते, लेकिन वो अपने दिल से निकल जाता है, अपने माइंड से निकल जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो उस सिलेबस को, उस पॉइंट को आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करना स्टार्ट कीजिए। कैसे करना है स्क्रीन शेयर आपको बता दिया हमने। आपके बच्चे होंगे, आप अपने ही परिवार के भीतर कीजिए ना, दो सहेलियों के भीतर कीजिए, विद्या और उजाला का कर दीजिए, उजाला और कविता का कर दीजिए, एक जूम मीट अपने आप तैयार कर दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है बेटा। तो जूम मीट को आयोजन कीजिए, आप खुद आयोजन कीजिए, आप खुद होस्ट रहिएगा। जैसे आज हम होस्ट रहते हैं वैसे आप होस्ट रहिएगा। फिर आप हम लोगों को, आप हमें म्यूट कर सकते हो, इतनी ताकत आप में होती है जो होस्ट होता है, बिल्कुल चुप करवा सकते हो सबको। तो ऐसा यदि आपका होता है तो अदरवाइज हम ही होस्ट रहेंगे। एक एक व्यक्ति को आपको, जैसे विद्या, विद्या आप आपका हो गया, विद्या के बाद उजाला आएगी, उजाला आप अपना जो लेक्चर है, आपका जो सेमिनार है उसे आप प्रस्तुत कीजिए। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। बताइए, यह डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी पर, ये डिपेंड करता है, ये एक्टिविटी है बेटा, लेकिन इस एक्टिविटी के साथ आपकी भलाई है। आपकी भलाई यह है, पहली महत्वपूर्ण चीज है कि आपका ये लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में यदि आपका एक भी विषय ड्रॉप रहता है तो ध्यान में रखिएगा, आगे आपके लिए सभी द्वार टोटली ऑफ हो जाएंगे, कुछ किसी भी जगह पर आप लोग नहीं जा पाएंगे। थर्ड चीज, जब तक आप उस विषय की, कोई भी विषय, किसी भी विषय के बारे में, विषय की गहराई तक नहीं जाओगे, उसकी गहनता को नहीं समझोगे, जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं, जब तक आप उसके साथ, जब तक आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इस विषय में क्या है जब तक समझोगे नहीं, जब आप एक दूसरे के साथ उसको डिस्कस नहीं करोगे ना, तब तक आपको उस विषय की गहराई से पता नहीं चलेगा। और उस विषय की गहराई को समझने के लिए आपके पास सारी चीजों का होना आवश्यक है। पीडीएफ आपके पास दे दी है, नोट्स आपकी तैयार है। देखिए जैसे जैसे आप लोगों को देख रहे हैं उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि आपको पीडीएफ दे दी, आपको वीडियो लेक्चर्स दे दिए, आपकी राइटिंग तैयार हो गई। अब बारी आती है बेटा आपकी एग्जाम की, अब आपको उसको पढ़ना है, आपको उसको रट्टा लगाना है, और फिफ्थ सिक्सली बात कि आपको उसे स्क्रीन पर बात करनी है। देखिए क्या करें। हमारा टेस्ट भी नहीं हो रहा। हाँ जी बोलिए।
विद्या, जी मैम। हाँ आपका क्या कहना है इस पर? जी मैम, हम देंगे सेमिनार। वेरी गुड। विद्या, आर यू रेडी? हम लोग राइट डाउन कर ले अभी। जी। जागृति पेन, ठीक है। विद्या का पहला नंबर है, विद्या इज रेडी नाउ। उजाला, कविता, कौन कौन जुड़ा है जरा बताइएगा। हाँ उजाला, आपकी क्या इच्छा है? कविता, आपकी क्या इच्छा है? मैं भी देना चाहती हूँ मैं। वेरी गुड। और उजाला? जी मैम, मेरी भी हाँ है। ओके, और कोई जुड़ा है? अभी अभी गैलेक्सी करके जुड़े लास्ट 5 मिनट में, कौन जुड़े मुझे नाम नहीं पता, शायद मंगला रहती है वो। कोमल, पल्लवी। हाँ कोमल, पल्लवी, आप भी बताइएगा आपकी राय क्या है। सेमिनार देना चाहते हो या नहीं चाहते हो? कंपलसरी नहीं है, पहली चीज तो यह है कि ये कंपलसरी नहीं है। जब आपकी इच्छा हो तब आप दे सकते हो कि मैम आज की तासिका में मुझे सेमिनार देना है, आई एम फुल्ली रेडी नाउ, बोल दो। नाइट को कॉल कर दीजिएगा कि मैडम मेरा सेमिनार का प्रारूप पूरा तैयार है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, और नहीं होता है तो आई एम प्रॉपरली, मुझे पूरा गाइडेंस आपका मिल चुका है, हम उस हिसाब से आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है। कल की तासिका मेरी होगी, हक से ले सकते हैं बेटा, हक से ले सकते हैं। और वो यदि बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा आपने तैयार कर लिया, इतनी अच्छी सुंदर तैयारी करिएगा बेटा कि जिसे हम लोग रिकॉर्ड कर सके, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल सके, है ना। कोई गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, इतना परफेक्शन मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। किसी भी जगह पर आपकी कमी मुझे खली नहीं है अब तक। बस गलती आपकी वाणी कि चूंकि वो आपकी वाणी निकलती नहीं है बाहर, और आपकी वाणी को निकालने का मेरा प्रयोजन है बेटा, ध्यान में रखिएगा। तो केवल 3 नाम आए हैं, जो 3 नाम है विद्या, कविता, उजाला। इसके बाद में और भी लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी आशा हो, जिसकी अपेक्षा हो कि हाँ जी मैम हम तैयार हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं जब भी आपकी इच्छा होती है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। विद्या, उजाला, कविता, आपका स्वागत है बेटा, और बहुत तालियां बजाकर हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने इस प्रपोजल को स्वीकार किया। हो सकता है कि इस प्रपोजल के पश्चात आप और किसी प्रपोजल के बारे में हमें डिस्कस करें। वेलकम, आपका स्वागत है। आपको ऐसा लगता है कि मैम इस प्रविधि से बेटर और दूसरी प्रविधि है, उसे भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ जी, और एक चीज आपको बतानी है कि MIL का धुलिया से कोई वेबिनार का आयोजन के बारे में सर का मुझे कॉल आया था, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा, उसके बारे में बता दिया है क्या आपको? नहीं मैम। हाँ, तो हमें भी कोई इंफॉर्मेशन मतलब केवल मिली है कि MIL के संदर्भ में ऐसा कोई वेबिनार वहां पर होने वाला है, तो कंफर्म करवा लेंगे। अभी आप भी कंफर्म करवा लीजिएगा और जुड़ जाने का प्रयास करिएगा आप लोग भी। तो हमारा MIL मराठी मैम। अच्छा, ओके, ठीक है, तो फिर आपके लिए नहीं होगा। तो जन्म तिथि और जन्मस्थल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी की। तो डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी के शब्दों की यदि बात करते हैं कि मेरा जन्म 8 जनवरी 1923 को हुआ, मेरी जन्म तिथि 26 मई 1925 को भी प्रचलित है, प्रमाण दोनों के भी नहीं मिल पाए हैं। पुणतांबेकर जी ने अपनी आत्मकथा बिखरे पन्ने में जन्म स्थान के संबंध में कहा, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश के जिला गुना का एक देहात कुंभराज है, जो तहसील चाचौड़ा के अंतर्गत है। मध्य रेलवे की बिना कोटा ब्रांच लाइन पर एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, रुटियाई, जो आगर बंबई महामार्ग पर है। बिना दिल्ली बंबई मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर झांसी के बाद का जंक्शन स्टेशन है, जहां से सागर कटनी की एक ब्रांच लाइन है। रुटियाई से बंबई की ओर जाने वाला महामार्ग पकड़ा तो कोई 15 किलोमीटर के बाद पार्वती नदी पड़ती है। देखिएगा, एक एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि बाद का जंक्शन स्टेशन है ना, सागर कटनी की ब्रांच लाइन है, रुठियाई से बंबई की ओर जाने वाला महामार्ग यदि पकड़ते हैं तो कोई 15 किलोमीटर के बाद पार्वती नदी पड़ती है। पार्वती नदी पार करने पर 3-4 किलोमीटर पर खटक्या नाम की चौकी है। इस चौकी के पश्चिम की ओर 4-5 किलोमीटर अंदर चले जाते तब कुंभराज पहुंच जाते हैं।
कुंभराज पहुंच गए हम। कहाँ पर गए आज? मध्य प्रदेश के गुना जिले की गुना का एक देहाती गांव है जिसका नाम है कुंभराज, और वह कहाँ पर है? जो तहसील चांचोड़ा, चांचोड़ा के अंतर्गत वह आता है। और वहां पर मध्य रेल का जो बीना कोटा का ब्रांच लाइन है, वहां पर एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है रुठियाई। और रुठियाई जो आगर बंबई महामार्ग पर है, बीना दिल्ली मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर झांसी के बाद का वह एक जंक्शन स्टेशन है। सागर कटनी की वह ब्रांच लाइन भी है। रुठियाई से बंबई की ओर जाने वाला महामार्ग यदि पकड़ते हैं तो उसके 15 किलोमीटर के बाद में पार्वती नाम की नदी आती है। पार्वती नदी पार करने के पश्चात 3-4 किलोमीटर पर खटक्या नाम की चौकी है, और इस चौकी के पश्चिम की ओर यदि चले जाते 5-4-5 किलोमीटर अंदर चलते हैं तो हमें कुंभराज, तब हम पहुंचते हैं। आज हम लोग कुंभराज की यात्रा कर चुके हैं। कल नेक्स्ट वीक में हम लोग माता पिता एवं उनके परिवार की पूरी जो जानकारी है कि उनकी माता क्या कार्य करती थी, उनके पिताजी का व्यक्तित्व कैसे था, इन सब की जानकारी को लेकर हम नेक्स्ट वीक में हाजिर होंगे। दोस्तों, आपको दिए गए प्रपोजल का स्वीकार आप लोगों ने किया। आशा है आप सभी लोग